ठीक है। टॉर्क ऑन डाइपोल, टॉर्क मतलब कैसे अप्लाई होता है, तो मैंने कहा कपल होना चाहिए, तो यहाँ पे कुछ कपल मिलेगा। कपल मतलब इक्वल अपोजिट एंड डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, अगर हम डाइपोल को ऐसे रख देते हैं तो इस प्लस क्यू वाले पर फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, बोलो लगेगा कितना लगेगा, F इक्वल टू क्यू ई। इस वाले पर लगेगा फोर्स इस डायरेक्शन में कितना, F इक्वल टू क्यू ई। तो ये क्या है, अपने आप में एक सिस्टम है, बोलो है कि नहीं है। तो इस सिस्टम पे दो इक्वल अपोजिट फोर्स काम कर रहे हैं एक ही लाइन में, बोलो काम कर रहे हैं ना। अगर जैसे मैं एक सिस्टम हूँ, वो लड़का मुझे इस तरफ खींचे और सेकेंड लड़का मुझे उस तरफ खींचे, तो मैं किधर जाऊँगा, इक्वल अपोजिट फोर्स है तो मैं यही रहूँगा ना। तो मैं ये कहूँगा मेरे पर नेट फोर्स क्या है, 0 है। तो यहाँ पे क्या रोटेट करेगा ये, तो रेस्ट में रहेगा, इक्विलिब्रियम में बना रहेगा। क्लियर है ना। तो इस कंडीशन में रोटेशन होने का कोई सवाल ही नहीं है, बोलो है क्या, नहीं है। अब इसको फिगर मत ड्रॉ करना, इसको मैं अविरेज करने जा रहा हूँ। तो अगर ड्रॉ कर लिए हैं तो काटिए भी नहीं, लिख दीजिए नो टॉर्क। यहाँ टॉर्क क्या है, 0 है। नेट फोर्स क्या है, यहाँ पे 0 है। ये दोनों कंडीशन इसमें है, कोई बात नहीं है। जो बच्चे नोट कर लिए हैं नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं टॉर्क का स्पेशली जो फिगर है वो अब बनाऊंगा। इस कंडीशन में मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर फोर्सेस इक्वल अपोजिट हैं, एक ही लाइन में है, तो टॉर्क नहीं होगा, रोटेशन नहीं होगा। ठीक है ना। चलिए, अब अगर हम मैं इस डाइपोल को ऐसे ना रख करके कुछ एंगल बनाते हुए रख दूं, क्या रख दूं, हाँ, डाइपोल को थोड़ा सा क्या करें, इलेक्ट्रिक फील्ड से कुछ एंगल बनाते हुए रख देते हैं। इसका डाइपोल मोमेंट किधर होगा बताइए, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है। पी का डायरेक्शन बोलो होता नहीं होता। तो इस पी और ई का डायरेक्शन क्या है, सेम है। अगर पी और ई के बीच कुछ एंगल बन जाए तो हो सकता है कि रोटेशन आ जाए, है ना, बोलो आ सकता है ना। हाँ, मतलब पी ऐसे है, ई भी ऐसे है। पी अब ऐसे अगर कर दे तो पी इधर हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगी, तो कुछ एंगल बनेगा नहीं बनेगा। तो ऐसा करके देखा जाए, चलिए देखते हैं, कुछ ऐसा ही कर लेते हैं। ये तो आप बना लिए होंगे, है ना। चलिए, तो ये आपका क्या है, अब हमने देखो डाइपोल को ऐसे रख दिया, ऐसे। ये है माइनस क्यू चार्ज, डाइपोल मोमेंट पी ऐसे हमारा है, यहाँ पे है प्लस क्यू चार्ज। ये कितना एंगल पे रखा गया, इस पी थीटा एंगल पे। बताओ अब क्या होगा, सोचो क्या होगा। अब रोटेशन होगा, है ना। अब रोटेशन होगा, मतलब कपल, है ना। तो जहाँ पे कपल होंगे वहाँ पे रोटेशन ज़रूर होगा। अब प्लस क्यू चार्ज है तो इस पर फोर्स किधर लगेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, पढ़ा है ना। पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स किधर लगेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो इस पर एक फोर्स इस डायरेक्शन में काम करेगा, F। इसकी वैल्यू कहोगे सर कितना होगा, Q इंटू ई होगा, बोलो सही है ना। नेगेटिव चार्ज पर फोर्स किधर लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फील्ड, मतलब फोर्स इधर लगेगा, कितना लगेगा, क्यू ई। देखो, इसका लाइन ऑफ एक्शन ऐसे है और इसका लाइन ऑफ एक्शन यहाँ पे है, मतलब ये मान लो मार्कर ऐसे है, ठीक है। अगर कोई इसको धागा यहाँ से पकड़ ऐसे खींचे ऐसे, और मैं इसको इधर खींचूँ, तो ये क्या ऐसे नहीं करेगा, ऐसे, और मैं इधर खींचूंगा तो ये ऐसे नहीं हो जाएगा, मतलब इसका रोटेशन कैसे होगा, ऐसे होगा। क्लियर है ना। मतलब अगर ये इधर फोर्स लगाएगा, ये इधर फोर्स लगाएगा, तो इसमें क्या होगा, एक रोटेशन होगा इस तरह से, ये रोटेट करेगा, और इसी रोटेशन को हम लोग क्या कहेंगे, टॉर्क। तो हम ये समझेंगे ये इस पर टॉर्क अप्लाई हो रहा है। क्लियर। वो टॉर्क कितना है वही निकालना है। तो इनका लाइन ऑफ एक्शन ये है और इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है। देखो लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है ना,
इसका लाइन ये है, ये इस लाइन में फोर्स काम कर रहा है और ये वाला फोर्स इस लाइन में काम कर रहा है। तो दोनों क्या हो गए, इक्वल अपोजिट डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन के हो गए, तो दोनों क्या बन गए, कपल बन गए। और जहाँ कपल होंगे वहाँ रोटेशन ज़रूर होगा, है ना। तो कपल के कारण जो टॉर्क होता है, टॉर्क ड्यू टू क्या लिखेंगे, कपल, है ना, टॉर्क ड्यू टू कपल, ये होता है टाउ इज इक्वल टू, टॉर्क का जो सिंबल होता है ग्रीक लेटर टाउ होता है, ठीक है, 11th क्लास में पढ़े होंगे। ये होता है आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन बोथ फोर्सेस, क्लियर है। तो आइदर फोर्स मतलब कोई एक फोर्स ले लेंगे, यानी टाउ इज इक्वल टू आइदर फोर्स एफ, इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से होगी बताइए जल्दी से। ये डिस्टेंस कितना होता है, 2l होता है, बोलो होता ही नहीं होता। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, इसको जरा पीछे खींचो, यहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉ करो, तो यहाँ मिल रहा है पॉइंट O, तो ये डिस्टेंस क्या होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये है A, ये है B। तो इस ट्रायंगल में हम OB क्या दिखाएंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो OB इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इन ट्रायंगल AOB साइन थीटा कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी OB बाई AB, OB बाई AB कितना है 2l, तो OB फाइनली कितना मिलेगा 2l साइन थीटा, इक्वेशन नंबर 2। और फोर्स की वैल्यू आपको पता है ये कितना होता है, Q इंटू ई, थर्ड नंबर इक्वेशन। OB और F की वैल्यू पुट करेंगे, तो बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, है ना, तो टाउ इक्वल टू कितना मिलेगा, QE 2l साइन थीटा, इस 2l को Q के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी Q इंटू 2l मिलेगा इंटू E साइन थीटा हो जाएगा। और Q इंटू 2l डाइपोल मोमेंट, P इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू 2l, तो यहाँ रख देंगे क्या, P इक्वल टू Q इंटू 2l, तो टॉर्क आ जाएगा PE साइन थीटा। तो टॉर्क का जो फार्मूला बनेगा वो टॉर्क इक्वल टू क्या आएगा, PE साइन थीटा, है ना, इतना बड़ा साइन क्या, है ना। एक क्वेश्चन नंबर क्या बनाएंगे इसको, फोर्थ बना दो, फोर्थ, और वीडियो स्टॉप करके नोट कर लीजिए आप सब। तो टॉर्क ऑन डाइपोल, है ना, इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, हमेशा याद रखेंगे अब कितना, टाउ इक्वल टू PE साइन थीटा। थीटा किसके बीच का एंगल है, इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट P के बीच का एंगल है, क्लियर है ना। टॉर्क कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी, है ना, सबको पता है। तो इसका वेक्टर फॉर्म कैसे लिखेंगे, आइए लिखते हैं। तो चेंज द पैराग्राफ, लिखिए वेक्टर फॉर्म ऑफ टॉर्क, वेक्टर फॉर्म ऑफ टॉर्क is given by torque is equal to वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E, ठीक है ना, यही होता है। टाउ इक्वल टू PE साइन थीटा, इसका कंपेयर करिए उससे A क्रॉस B से, AB साइन थीटा एन कैप होता है A क्रॉस B, तो यहाँ एन कैप अगर लगा देंगे तो हो जाएगा PE साइन थीटा एन कैप, यहाँ टॉर्क लग जाएगा वेक्टर, तो PE साइन थीटा एन कैप क्या लिखेंगे, P क्रॉस E लिख देंगे, बन गया ना, बोलिए। तो ऐसे लिखते हैं वेक्टर फॉर्म क्रॉस प्रोडक्ट में, ठीक है ना। इसमें केस फर्स्ट, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, देन
बाई इक्वेशन फोर्थ साइन 0 हो जाएगा तो टॉर्क कितना होगा 0। मतलब आपने जो पहला फिगर बनाया था गलती से, अश्विनी ने गलती से बना दिया, लेकिन सही कॉन्सेप्ट बन गया है ना, कि जब P और E दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे तो टॉर्क क्या होगा, मतलब रोटेशन नहीं होगा, नेट टॉर्क 0, नेट फोर्स भी, और इस केस में नेट फोर्स क्या है 0 है। यहाँ आप लिख सकते हैं क्या, नेट फोर्स 0 है इस केस में फिगर में, लेकिन नेट टॉर्क 0 नहीं, ये 0 नहीं है इस केस में ठीक है ना, फिगर में। केस सेकेंड, अच्छा ये टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, अभी मान लो कि अभी 30 डिग्री पर रखे हैं, अगर मैं 90 डिग्री पर रख दूं, क्योंकि साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है 1 होती है, और मैक्सिमम वैल्यू किस एंगल पर मिलती है 90 डिग्री पे, है ना। अगर मैं इसे 90 डिग्री पर रख देता हूं ऐसे, तो टॉर्क क्या होगा मैक्सिमम, मतलब यहां से यहां तक रोटेट करेगा, नहीं तो यहीं से रोटेट करके बंद हो जाएगा ये। बोलो, अगर ये ऐसे ही रखा रहेगा मान लो 20 डिग्री पे, तो ये जल्दी से रोटेट करके इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, है ना। और अगर 90 डिग्री रखेंगे तो काफ़ी देर तक रोटेट करेगा, बोलो करेगा ना। जब काफ़ी देर तक रोटेट करेगा तो हम क्या कहेंगे, ये टॉर्क मैक्सिमम है। टॉर्क क्या है, आप समझ आ गया ना। तो मैक्सिमम कब होगा 90 डिग्री पे। तो इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री देन टॉर्क विल बी मैक्सिमम, मैक्स। सो बाय इक्वेशन 4 ये टॉर्क मैक्स कितना आएगा हमारा, PE कितना आएगा, PE याद रखना। तो 0 डिग्री पे भी 0 होगा, और यहाँ पे 180 डिग्री भी मेंशन कर दीजिए, इस पर भी टॉर्क क्या होगा 0 होगा, ठीक है। जितना मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ पर डे का पर डे आप लोग तैयार कर दीजिए, ठीक है ना। और एक एक चीज़ थ्योरी दिमाग में रहना चाहिए, जिससे आप NCERT क्वेश्चन, एक दिन बुक लाइएगा तो मैं NCERT क्वेश्चन करा देंगे, ठीक है ना। NCERT के जब ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो NCERT की बुक लाना, न्यू वर्जन जो आई हुई है ना, तो उसमें जो एक्सरसाइज दिया गया है वो आपको हम कुछ करा देंगे, कुछ अपने सॉल्व कर लीजिए घर पे, ठीक है। तो इरेज करें इसे, ठीक है। तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की कहानी है। अब आप लोग सोच रहे होंगे ना कि सर अगर हम नॉन यूनिफॉर्म कर दे तो क्या होगा। कितने लोग ऐसे बच्चे जो हैं जो सोच रहे हैं, इसमें से कितने बच्चे कि नॉन यूनिफॉर्म अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो क्या होगा, क्या हमें पढ़ना चाहिए कि छोड़ देना चाहिए, सोच बताओ जल्दी से क्या होगा। अभी तो मैंने किसकी बात की, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की। अगर बाय द वे आपके बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछ ले नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई डाइपोल रखा है तो क्या होगा, क्या रोटेशन होगा और नेट फोर्स 0 होगा। हाँ, तो नेट फोर्स वहां 0 नहीं होगा, नेट फोर्स कुछ ना कुछ लगेगा, मतलब वो रोटेट करते हुए मोशन में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, हाँ, तो एक इसमें डाल दीजिए when dipole is kept in a non-uniform इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है देन याद रखना नेट टॉर्क 0 नहीं होगा और नेट फोर्स 0 नहीं होगा।
ये कॉन्सेप्ट याद रखना, कभी कभी एमसीक्यू में भी आ सकता है, तो बाद में ये ना करना कि सर ने हमको नहीं पढ़ाया है ना, सर छोड़ दिए थे। चलो, तो हम नॉन यूनिफॉर्म एक ठो फिगर बना लेते हैं, बना ले, थोड़ा पिक्चराइज कर दे आपके माइंड में, है ना, बोलो पिक्चराइज कर रहे हैं ना, फील आ रहा है बढ़िया सा, हाँ देखो तब बढ़िया फीलिंग मिला रहा है, लेकिन फिर भी आप लोग नहीं आ रहा है ना, वेरी गुड। ये कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है देख के बताइए, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, बहुत बढ़िया। अब यहाँ हम डाइपोल रखें, यहाँ है ए, यहाँ है बी। अच्छा, नॉन यूनिफॉर्म कैसे आप जान गए कि नॉन यूनिफॉर्म है? यहाँ फील्ड लाइंस बहुत पास पास हैं, आगे बढ़ते थोड़ा गैपिंग बढ़ जाती है, थोड़ा आगे और बढ़ते हैं और गैपिंग और गैपिंग और गैपिंग, गैपिंग होती चली जा रही है। तो क्या ये इक्वल गैपिंग वाला है? नहीं है। तो कैसा है ये? नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। चलो ठीक है, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, जहाँ फील्ड लाइंस बहुत नज़दीक होते हैं वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड होती है, और जहाँ गैप होता है ज़्यादा, मतलब फारदेस्ट जो फील्ड होती लाइंस होती है, तो क्या करती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ वो वीक रिप्रेजेंट करती हैं। मतलब जहाँ पे फील्ड लाइंस दूर दूर हैं वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होता है, और जहाँ बहुत पास पास है स्ट्रॉन्ग फील्ड है। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड में अगर कोई चार्ज पार्टिकल होगा तो उस पर फोर्स वीक लगेगा कि स्ट्रॉन्ग फोर्स लगेगा? भाई फील्ड स्ट्रॉन्ग है हमारी, तुम्हारा फोर्स क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा, है ना, जबरदस्त फोर्स होगा। और वीक फील्ड होगा तो उसके पास ताकत होगी नहीं, है ना, एकदम सुस्त पड़ा रहेगा ये, तो क्या होगा? फोर्स वीक लगेगा। चलिए, मतलब फोर्स सब ज़्यादा कहाँ पर लगेगा? ए पर, और बी पर थोड़ा कम रहेगा। तो ये एक सिस्टम बोलो है कि नहीं है? यहाँ रखो निगेटिव चार्ज, यहाँ रखो पॉजिटिव चार्ज, बोलो रखा? ठीक है, रख लिया। तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो किस डायरेक्शन में जाएगा? फोर्स, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो उसके अपोजिट लगेगा फोर्स, यानी इस पर जो फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा। इसे हम Fa कह सकते हैं। और यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा, इसे हम Fb कह सकते हैं। अब आप लोग सोच रहे हो सर Fa और Fb क्यों नाम रख दिए, है ना? क्योंकि दोनों की फोर्स की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी? डिफरेंट होगी, है ना। लेकिन निकालेंगे कैसे? यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता होना चाहिए। ये E फिक्स नहीं है, इसलिए इसको हम E नहीं लिख सकते यहाँ पे, है ना। यहाँ क्या लिखेंगे? नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आया ना, इसलिए Fa और Fb लिख दिए। अब AB क्या? एक सिस्टम है, इस पर कम इस पर ज़्यादा। तो मतलब अगर ये सिस्टम पे मान लो कि मैं एक सिस्टम हूँ, एक इस सिस्टम हमारे सिस्टम पे मतलब मैं एक सिस्टम हूँ, एक लड़का ज़्यादा फोर्स खींच रहा है और इसका वाला फोर्स कम है, तो मैं किधर जाऊँगा? इधर जाऊँगा, किधर? मैं इधर मूव करता हुआ चला जाऊँगा, वो भी साथ में मूव करता हुआ चला आएगा। मतलब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो किधर होगा? इस डायरेक्शन में होगा। मतलब जो नेट फोर्स होगा वो किधर होगा? इस डायरेक्शन में, नेट फोर्स। ठीक है ना। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, फिगर दे देगा, गिव्स द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स, तो नेट फोर्स विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ Fa। क्लियर? चलो दूसरा फिगर, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब की बार यहां, अब की बार मोदी सरकार है नहीं,
यहाँ प्लस क्यू रख देते हैं और यहाँ माइनस क्यू रख देते हैं। बोलो, ये ए बी एक सिस्टम हुआ कि नहीं हुआ? ये भी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। इस पर क्या होगा? नेट फोर्स किधर होगा? सोच के बताओ। ध्यान दो, इस पर जो फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, पॉजिटिव चार्ज पे। तो एफ ए इधर काम करेगा। इस पर फोर्स होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट एफ बी, है ना। लेकिन फोर्स कौन बड़ा है? यहाँ पे कौन बड़ा था? एफ ए बड़ा था एफ बी से, और यहाँ भी बड़ा है, एफ ए बड़ा है एफ बी से। लेकिन इस बार एफ ए का डायरेक्शन बदल गया है, तो जिधर बड़ा होगा उधर ही नेट फोर्स होगा। तो बड़ा किधर है? इस डायरेक्शन में। तो नेट फोर्स किधर होगा? नेट फोर्स इन दिस डायरेक्शन। क्लियर? बोलो सही है। तो ये है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का खेल। बाकी रोटेशन तो होता रहेगा, रोटेट करते हुए धीरे धीरे शिफ्ट होता रहेगा, है ना। कुछ ऐसी कहानी बनेगी यहाँ पे। तो यहाँ पे डाइपोल का कहानी जो होता है वो खत्म हो जाता है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड की कहानी बहुत सारी हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सीख लिया, है ना, उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ लिया, टॉर्क पढ़ लिया, वगैरह वगैरह पढ़ लिया आपने, है ना, बहुत सारी चीज़ें। अब गॉस थ्योरम पढ़ना है, लेकिन उससे पहले हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स जानना बहुत ज़रूरी है। क्या जानना ज़रूरी है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो हेडिंग लगाएं बच्चों, प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, FLUX, यही होती है ना स्पेलिंग, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखो, यहां हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया, मान लो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बना दिया? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया। चलो बना देते हैं हम भी, बच्चे भी बना दिए होंगे, है ना। बन गया नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है? बढ़िया सा होता है, एरो बना होता है ना। अलग अलग क्या होती है? स्पेस होती है सब जगह। तो हम देखते ही पहचान लेंगे कि हाँ ये कैसी फील्ड है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसी में इक्वल साइज का एक क्लोज लूप बना दिया। क्लोज लूप बोले तो कि चाहे तो सर्कल बना दीजिए या स्क्वायर बना दीजिए या रेक्टेंगल बना दीजिए, आपकी मर्जी है, ठीक है ना। चलो यहां से मैंने यहां एक सर्कल बनाया इतना बड़ा, ठीक है, और ठीक इतना बड़ा हम सर्कल थोड़ी दूर जाके बना दें यहां पे। बोलो दोनों सर्कल सेम है ना? बोलो सेम है। अरे सर्कल सेम है, इसका जो एरिया है, ये एरिया दोनों का क्या है? सेम है, ठीक है ना। ये है इसको हम C1 कह देते हैं, इसको C2 कह देते हैं। अब जरा ये बताइए, किस सर्कल से फील्ड लाइंस ज़्यादा पास कर रही हैं? C1 वाले से क्या है? फील्ड लाइंस ज़्यादा पास कर रही हैं, और C2 वाले से फील्ड लाइंस कम पास कर रही हैं। तो कम या ज़्यादा से मतलब नहीं है, वो इसलिए क्योंकि आप डिफरेंट, अगर इक्वल
क्लोज लूप बनाएंगे तो सब जगह क्या मिलेगा, डिफरेंट फील्ड लाइंस पास करेंगी, है ना। तो हमें ये जानना है कि किसी भी क्लोज लूप से कितनी फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, उसी फील्ड लाइंस को हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे। समझ में आ गया ना, यही है डिफिनीशन। बाकी बुक्स में क्या क्या लिखा है वो सब अलग चीज़ें हैं, लेकिन मेन डिफिनीशन यही है। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी क्लोज्ड प्लेन, ये प्लेन ही है ना, प्लेन ही बना सकते हो, ऐसे सर्कल में तो प्लेन ही है ना। प्लेन या कोई सरफेस अगर है उससे भी क्लोज प्लेन या सरफेस, ठीक है, से जितनी फील्ड लाइंस पास हो रही हैं इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दैट सरफेस, ठीक है ना। उस सरफेस से क्या कहेंगे हम, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाई फाई ई, और कैसी क्वांटिटी है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, यही है बच्चों। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, सिंपल डिफिनीशन समझते हैं, है ना। तो जितनी फील्ड लाइंस पास कर रही हैं वही फील्ड लाइंस क्या है, फ्लक्स है। समझ में आ गया ना। अब इसको हम डिफाइन करेंगे एक प्लेन से, रेक्टेंगुलर प्लेन से इसको फ्लक्स को कैसे कैलकुलेट किया जाए वो हम लोग निकालेंगे, ठीक है ना। मान लो इससे फील्ड लाइंस इतनी पास हो रही है, इससे इतनी पास हो रही है, इससे कम, इससे ज़्यादा, क्यों, ये नॉन यूनिफॉर्म है, जाहिर सी बात है, ठीक है ना। नॉन यूनिफॉर्म है इसलिए डिफरेंट पॉइंट पर डिफरेंट फील्ड लाइंस पास कर रही हैं। लेकिन इस चीज़ को अगर हम फार्मूला से बनाएं यूनिफॉर्म वाले केस में, जहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो, तब क्या करेंगे, तो उसको डिफाइन करेंगे एक प्लेन बना करके, ठीक है ना। इरेज कर दें। इसमें एक खेल होता है एरिया वेक्टर का। एरिया वेक्टर जानते हैं हम लोग क्या होता है, जैसे ये एक बोर्ड है तो एरिया कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर की स्केलर वेक्टर। क्यों वेक्टर होती है, क्योंकि इसमें एक डायरेक्शन होता है, किधर होता है, गुड, प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। जैसे मान लो ये एक प्लेन है बेटा, तो प्लेन ये है ना, इसका अपना एक एरिया होगा, इस पूरे एरिया को कवर करते हुए एक डायरेक्शन दे दो, ऐसे ना ईस्ट देंगे, ना वेस्ट, ना नॉर्थ, ना साउथ, एक परपेंडिकुलर इस सरफेस की, तो मतलब डायरेक्शन फेस दिखाई पड़ रहा है ना, एक डायरेक्शन, तो इसका परपेंडिकुलर क्या होगा, एरिया वेक्टर होता है। क्लियर है ना। अब ये एरिया वेक्टर आप पीछे भी मान सकते हो, लेकिन हम वो फेस लेंगे जो हमको सामने दिखाई पड़ रहा है। हम पीछे भी ले सकते हैं इतना एरिया, लेकिन हम कौन सा फेस लेंगे जो हमें दिखाई पड़ रहा है बिल्कुल सामने, ठीक ठीक। जैसे ये फेस जो है दिखाई पड़ रहा है, इससे पीछे का सीन हमको नहीं दिखाई पड़ रहा है कैसा है, तो हम ये इसलिए इसका एरिया वेक्टर किधर मानेंगे, इस डायरेक्शन में। इस बात में कोई कंफ्यूजन। और जब हमने इसको मान लिया कि एरिया वेक्टर यही है, तो पूरे कैलकुलेशन के दौरान एरिया वेक्टर का डायरेक्शन यही रहेगा, वो चेंज नहीं होने वाला। क्लियर, समझ में आ गया ना अच्छे से, वो चेंज नहीं होने वाला, तो वही रहेगा। चलो यहां हमने बना दिया एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, बोलो बना दिया, बन गया, आप भी बना लो। यह है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे बाप रे। और मैंने यहां एक प्लेन बना रखा है,
एक प्लेन हमने बना दिया यहां पे, ये है प्लेन, ठीक है, ये है प्लेन आपका। क्लियर? ये एक प्लेन है, ऐसे रखा हुआ है। तो इस प्लेन का जो एरिया वेक्टर होगा वो किधर होगा? इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। हम हवा में तो नहीं बना पाएंगे ना, क्या हवा में बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। हवा में नहीं बन पाएगा तो किधर दिखा देंगे इसको? ऐसे दिखा देंगे। क्लियर? ये प्लेन ऐसे है और इसका परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर ऐसे हो गया। क्लियर? तो इस प्लेन से सोचो, इस प्लेन से परपेंडिकुलर, इस प्लेन के परपेंडिकुलर क्या है? इसका एरिया वेक्टर है, और एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर है, बिल्कुल ठीक है ना। तो इस प्लेन से कितनी फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, वही इसका क्या हो जाएगा? फ्लक्स हो जाएगा, ठीक है ना। वही क्या हो जाएगा? फ्लक्स। अब एरिया वेक्टर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से कितना एंगल बना रहा है? थीटा बना रहा है। बात समझ आ रही है? कुछ एंगल बना रहा है, बोलो बना रहा है ना। अगर ये एंगल ना बनाता तो क्या होता? मतलब कुछ ऐसा हो जाता, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, देखो ध्यान से अच्छे से। अगर ये कोई एंगल ना बनाता, देखो ऐसे कुछ बन रहा है, तो इसका एरिया वेक्टर किधर हो जाएगा? ऐसे। इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम डायरेक्शन में। तो अब फील्ड लाइंस मैक्सिमम पास कर रही, नहीं पास कर रही है ना। तो यहाँ पे एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या है? कोई डायरेक्शन, मतलब कोई एंगल नहीं बन रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन है। बोलो है कि नहीं? तो जब सेम डायरेक्शन होगा तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रही है, बोलो पास कर रही है। तो ये जो फील्ड लाइंस है वो भी इस प्लेन, ये क्या है? परपेंडिकुलर है, बोलो है। तो बुक्स में क्या डिफिनीशन लिखा है कि द परपेंडिकुलर फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ प्लेन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बुक्स में ऐसा डिफिनीशन दिया हुआ है। क्यों दिया? क्योंकि परपेंडिकुलर से मैक्सिमम फील्ड लाइंस हमें मिल जाती हैं, इसलिए नंबर ऑफ फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर पासिंग थ्रू अ प्लेन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्लियर? तो ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे, इससे मैक्सिमम हो रहा है तो इससे कैसे निकालेंगे? तो इसको निकालते हैं, इसका और इसका क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैन बी कैलकुलेटेड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैन बी कैलकुलेटेड एज phi e इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर ई। ऐसे हम कैलकुलेट करेंगे डॉट प्रोडक्ट से। पढ़ा है ना? ए डॉट बी कितना होता है? ए बी कॉस थीटा। ई डॉट ए है तो क्या लिखेंगे? ई ए कॉस। तो पैराग्राफ चेंज करके फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा ये लिख सकते हैं, ठीक है। ई ए कॉस थीटा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिगर ड्रॉ करके आप लोग इतना बातें नोट कर लीजिए। ठीक है, अब लगाते हैं केस फर्स्ट। इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री देन, मतलब ई और ए ये वाला केस यहां पे सेम डायरेक्शन में हो, है ना। एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में होंगे तो क्या होगा? बाय इक्वेशन फर्स्ट फ्लक्स इक्वल टू ई ए कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 की वैल्यू 1, तो कितना आएगा? ई इंटू ए, ई ए आ जाएगा। इक्वेशन नंबर सेकेंड, केस सेकेंड, इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, ओए हो क्या बात है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। मतलब ये वाला जो प्लेन है ना
वो ऐसे हो जाए, ऐसे, है ना। तो एरिया वेक्टर किधर, ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, कितना बना एंगल 90 डिग्री। तो कोई फ्लक्स पास नहीं करेगा। कैसे, बाई इक्वेशन फर्स्ट को देखो, वहाँ 90 रखो, cos 90 की वैल्यू 0, हीरो ना, तो ये cos 90 और कितना हो जाएगा ये 0, तो फ्लक्स कितना आया बेटा 0 आ गया। तो 90 डिग्री भी याद रखना, फ्लक्स हमेशा क्या होगा 0, ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखो। और 0 डिग्री पे मैक्सिमम। एक केस और देख लीजिए, केस थर्ड, इफ थीटा इज 180 डिग्री देन बाय इक्वेशन फर्स्ट cos 80 की 180 की वैल्यू -1, तो माइनस ई आएगा, मतलब फ्लक्स नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर है, मतलब इसी को हम क्या करें, एक बार रोटेट करा दें ऐसे, एरिया वेक्टर घूम जाएगा उस साइड में, है ना, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा हमारा नेगेटिव हो जाता है। ध्यान रखना, कोई डिफरेंस नहीं है, बस एरिया वेक्टर का खेल है टोटली। हाँ कि वो नेगेटिव है, फ्लक्स को हम लोग नेगेटिव बताएंगे। ठीक है, तो यही है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आइए अब इसका एसआई यूनिट देख लेते हैं। देख ले भाई, किस में नापेंगे ना, इसको मेजर किस में करेंगे भाई, फ्लक्स कैसे मेजर करेंगे। देखिए तो क्या लिखेंगे यहां से, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी फाई ई कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है न्यूटन पर कूलम्ब, एरिया का मीटर, बोलो होता है मीटर स्क्वायर होता है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब, ऐसे आप लिख सकते हो, या इसी को मॉडिफाई कर सकते हैं, न्यूटन मीटर अपॉन कूलम्ब इनटू मीटर। न्यूटन मीटर होता है जूल पर कूलम्ब इनटू मीटर, और जूल पर कूलम्ब को वोल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, तो वोल्ट इनटू मीटर, वोल्ट मीटर भी होता है, याद रखना, वोल्ट मीटर, दैट्स इट। तो यही है इसकी एसआई यूनिट, और यही यूज करते ही हैं हम लोग। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जनरल फार्मूला, कॉमन फार्मूला, जो कि ऑलवेज यूज होता है। हाँ, तो ये था इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करने का जनरल फार्मूला। अब यही फ्लक्स हम जब किसी क्लोज सरफेस से निकालेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, निकल जाएगा इसी फार्मूले से, लेकिन क्लोज सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए गॉस ने अपना एक लॉ दिया, बहुत ही सिंपल सा, जिसका यूज़ करके हम बहुत ही आसानी तरीके से फ्लक्स निकाल सकते हैं किसी क्लोज सरफेस से। वो सिर्फ किसके लिए वैलिड है, क्लोज सरफेस। और जो सरफेस हम लोग लेंगे वो इमेजिनरी सरफेस होगा। जनरली हम लोग इमेजिनरी सरफेस ही लेंगे, मतलब इमेजिन कर लेंगे, या मान लो ये चार्ज रखा हुआ है, अगर इसको हम इतने बड़े आलू जैसे स्फीयर में रख देते हैं तो क्या होगा, बड़ा सा आलू है ना, उस शेप का रह जाए या एग शेप का हो जाए, उसमें कोई अंदर चार्ज रख दे तो कितना फ्लक्स पास करेगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो गई कि इसका हम कैसे एरिया निकालें, प्रॉब्लम हुई नहीं हुई। अगर स्फीयर है तो एरिया निकाल लेंगे 4πr² से, बोलो निकाल लेंगे ना। अगर स्फीयर ना हो तो क्या करेंगे, मतलब इर्रेगुलर शेप हो। तो इसी समस्या को उन्होंने सॉल्व किया, प्रॉब्लम को सॉल्व किया कि एक लॉ बना दिया। अरे बहुत लंबा खेल होगा तब तो, बहुत ही मुश्किल हो जाता है ना। तो इसी चीज़ को आसान बनाने के लिए गॉस साहब ने क्या किया, एक क्या दिया, लॉ दिया। इसी को गॉस थ्योरम भी कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं, गॉस थ्योरम। तो हेडिंग लगा दीजिए गॉस थ्योरम और गॉस लॉ, GAUSS
अपॉस्ट्रोफी एस, गॉस थ्योरम, या इसी को लॉ भी कहते हैं। ठीक है, गॉस थ्योरम। तो इसका स्टेटमेंट क्या है, मान लो कोई ये क्लोज सरफेस है, ऐसे टाइप का, ऐसे क्लोज सरफेस है, मान लो ऐसे ही है ना, कुछ शेप दिख रहा है क्या? कोई शेप नहीं है, ना स्फीयर लग रहा है, ना एक शेप लग रहा है, ना 3D में है, मगर ये तोता लग रहा है। ठीक है, मान लो यहां हमने एक चार्ज रख दिया Q, कितना रख दिया चार्ज? Q चार्ज। तो अब इस पूरे क्लोज सरफेस से फ्लक्स कितना पास करेगा? तो उन्होंने कहा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through any closed surface is equal to 1 by epsilon naught times of net charge enclosed in that surface। ठीक है, यही है थ्योरम स्टेटमेंट, दैट इज phi is equal to 1 by epsilon naught times of net charge Q net, यानी phi is equal to Q net by epsilon naught, यही है स्टेटमेंट। ठीक है, पहले स्टेटमेंट नोट करिए वीडियो पॉज करके। देखिए, इफ नेट चार्ज इज Q, ये है, ओके, सॉरी, ठीक है। इफ नेट चार्ज इज Q, then phi is equal to Q by epsilon naught। ठीक है ना, ये फार्मूला होता है। ये तब यूज़ करेंगे जब हमारा क्लोज सरफेस कहाँ पे इमेजिन किया गया हो, फ्री स्पेस में हो। ठीक है ना, अगर हमारा चार्ज यानी इमेजनरी सरफेस किसी मीडियम में हो, है ना, तो क्या करेंगे हम, इफ सरफेस is in a medium of dielectric constant K, then flux will be phi is equal to Q by K epsilon naught। ठीक है ना, दिस इज ऑल्सो गॉस थ्योरम, ठीक है ना। तो ये है गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट बच्चों। ठीक है, अब गॉस थ्योरम की हमको करनी है प्रूविंग, उस वाले का नेट चार्ज Q बाई एप्सिलॉन नॉट का क्या करना है, प्रूविंग करना है, और साथ में कुछ कॉन्सेप्ट और इसमें सीखना है। और वो कॉन्सेप्ट सीखने के बाद इसके 3 एप्लीकेशन हैं। कितने एप्लीकेशन? 3। वो एप्लीकेशन पढ़ लेंगे, डेरिवेशन है छोटे छोटे, तो आपका ये चैप्टर जो है द एंड हो जाएगा। ठीक है ना। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में इसी के आगे। तब तक पढ़िए, आप सभी रिवाइज करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।